अरे, ये तो वर्ल्ड मैप बना हुआ है और आधुनिक भारतीय इतिहास आज होने क्या वाला है। हे गाइस, दिस इज आराधना चौरसिया एंड वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय इतिहास, मीन्स इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा चैनल है वर्ल्ड मैप के थ्रू चीज़ों को लर्न करना। तो वर्ल्ड मैप के थ्रू ही क्यों ना हिस्ट्री को भी टच किया जाए, हिस्ट्री पोर्शन को भी लर्न किया जाए। जब हम लोकेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो समझना बहुत इजी हो जाता है। जहाँ हमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती है वहाँ चीज़ें हम समझने लगते हैं। याद करने में और समझने में अंतर तो होता ही है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अब आप सोचेंगे क्या ज्योग्राफी की क्लास बंद हो गई? अरे नहीं, ज्योग्राफी की क्लास बंद नहीं हुई है। बस जीएस के किसी भी एग्जाम में जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आते हैं, करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो ज्योग्राफी को मैंने टच किया ही है, कंटिन्यू ही रहेगा, ऐसा नहीं है बंद हो जाएगा, वो कंटिन्यू रहेगा। बीच बीच में हिस्ट्री की भी क्लास आते रहेंगे, मीन्स इधर जो है कंटिन्यू होगा हिस्ट्री का ही क्लास। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी पर आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सोचा इन सारे सब्जेक्ट में क्यों ना हिस्ट्री को भी टच किया जाए। तो बस हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने उठा लिया और सोचा मैं आपको बता दूं, काफ़ी इजी तरीके से कहानियाँ सुनाऊंगी। आप यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे। पहली बात, कॉपी किताब आप अभी बंद कर दीजिए। आप पढ़ने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, सिर्फ आप कहानी सुनेंगे। कहानियाँ सुनने से आपको याद हो जाएंगी। नहीं याद होती हैं तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर देना, याद हो जाएगा आपको। मैं ये नहीं कहूँगी आप अनसब्सक्राइब कर दो या फिर छोड़ के भाग जाओ। आप पढ़ो यहीं पे, मीन्स पढ़ो नहीं, आप कहानी सुनो यहाँ पे। स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो बात है 14वीं 15वीं शताब्दी की। आज हम 21वीं शताब्दी में है ना, तो आज से अगर हम पीछे चलें तो 500-600 साल पहले जब यूरोपियों की नज़र भारत पर पड़ी थी। वैसे वर्ल्ड मैप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। वैसे मैं लोकेट कर दूंगी। जैसे देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब देखिए, ये पूरा है अटलांटिक ओशियन। ये वाला जो बीच का पोर्शन है अटलांटिक ओशियन, इस तरफ दोनों हो जाता है पैसिफिक ओशियन और यहाँ हो जाता है इंडियन ओशियन। क्लियर? तो इतने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें से मेन कैरेक्टर में कौन होगा, कहानियाँ सुना रही हूँ ना, तो कहानियों में कैरेक्टर होंगे ना, किनका क्या रोल होगा तो वो समझ लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर कौन होगा? यूरोप के कुछ देश होंगे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन और अंग्रेज, डच, ये सारे होंगे। इसके बाद अफ्रीका भी कुछ पार्टिसिपेट करेगा इसमें। फिर आएंगे हम इंडिया पर। ये पोर्शन है इंडिया का, ये तो दिख ही रहा होगा। तो देखिए, पहले स्थिति को जान लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आएंगे पुर्तगाल की तरफ। यहाँ पर है ये जो पोर्शन मैंने रेड किया है, ये है पुर्तगाल, पोर्टुगल। और ये जो है, जो मैंने टिक किया है, ये है स्पेन। ये जो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें दो कंट्री हैं, आज भी हैं, पुर्तगाल और ये है स्पेन। ये पूरा अफ्रीका हो गया, ये हो गया इंडिया। तो इतने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज की कहानी में सिर्फ इतने लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास में सिर्फ पुर्तगाल को आज हम देखेंगे। पूरा एक साथ थोड़ी ना देख पाएंगे, इतना बड़ा हिस्ट्री है, एक वीडियो में पूरा कर देना थोड़ा टफ हो जाएगा। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं है, समझना भी तो है कहानी, तो एक वीडियो में थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। और बड़ी शिकायत आती है कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्या हुआ लंबी हो जाती है? वीडियो लंबी होती है भाई, समझ के अगर पढ़ेंगे कोई चीज़ तो टाइम तो लगेगा ही। वरना अगर 10 मिनट में बनाना है तो कहीं 10 मिनट में तैयार कर दें, आपको पीडीएफ दे दें कंप्लीट, फिर समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप पीडीएफ से पढ़ लेना। तो अगर समझ के पढ़ना है तो भाई वीडियो लंबी होंगी, टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में। चलिए, बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। तो ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन और ये है इंडिया। समझ में आया इतना? अब देखिए, पुर्तगाल में उस समय मैनुअल प्रथम का शासन है। क्लियर? और उसका राजकुमार है हेनरी द नेविगेटर, या कहें डॉन हेनरिक, दोनों सेम नाम है, डॉन हेनरिक या कहें हेनरी द नेविगेटर। इसका माइंड जो था काफ़ी वैज्ञानिक था, बहुत ही सोच विचार करता था ये। क्लियर? अभी देखिए, इसी के दिमाग से निकलेगा कि चलो भारत चलते हैं। अब इसके बाद भारत आते हैं, देखते हैं भारत में क्या चल रहा है।
तो भारत में उस समय लोदी वंश का शासन था। सिकंदर लोदी उस समय राजा बन के, सुल्तान बन के बैठा हुआ था। अब आते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, जहां पर सालुव वंश का नरसिंह राव प्रथम शासन कर रहा था, द्वितीय शासन कर रहा था। क्लियर। और गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। तो समझ में आ गया यहाँ पर कौन बैठा है, मैनुअल प्रथम, उसका बेटा हेनरी द नेविगेटर। यहाँ पे उत्तर भारत में लोदी वंश में सिकंदर लोदी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर विजयनगर साम्राज्य में कौन है, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में कौन है, नरसिंह राव द्वितीय सालू वंश का। और गुजरात, यहाँ पर है गुजरात, तो गुजरात में कौन बैठा हुआ है, महमूद बेगड़ा। इतना समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो यहाँ पुर्तगाल में बैठा है मैनुअल प्रथम का बेटा या राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। वो बुलाता है बार्थोलोमियो डियाज को। नाम रटिएगा आप, नाम तो रटना ही पड़ेगा, बार्थोलोमियो डियाज को। बोलता है इधर आओ। बोलता है जी साहब। कहते हैं जाओ तुम भारत की खोज करो। कहता है ठीक है जाता हूँ। वो चला भारत की खोज करने। कहाँ से निकला, पुर्तगाल का था। तो ये वाला जो रेड पोर्शन है ये पुर्तगाल है बताया। वो यहाँ से निकला, अपना नाव उठाया, चल पड़ा। ऐसे चलते 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 आ गया यहाँ पे। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। अफ्रीका में रुक गया। क्लियर। अफ्रीका में रुक गया और फिर पता नहीं इसका क्या मन हुआ कि वहीं से वापस हो गया। मतलब आया फिर उसके बाद वापस हो गया। राजकुमार ने पूछा वापस क्यों आ गए, भारत की खोज कर ली क्या। बोला नहीं मैंने भारत को नहीं खोजा, मैंने उत्तमाशा अंतरिक्ष को ढूंढ लिया है। अच्छा उत्तमाशा अंतरिक्ष क्या है। जो अफ्रीका का ये पोर्शन है, ये पूरा जो अफ्रीका का इधर का पश्चिमी पोर्शन है उसे कहेंगे उत्तमाशा अंतरिक्ष। क्लियर। तो बता दिया। कह रहा ठीक है भारत को नहीं खोजा, चलो ठीक है, पर तुमने टारगेट तो नहीं पूरा किया। उसी समय स्पेन से भारत की खोज करने के लिए लगभग 1492 में भारत की खोज करने के लिए कोलंबस निकला था। कोलंबस सोचा भारत की खोज करेंगे, चल पड़ा। वो इतना तो पता था कि पूरब दिशा में है, उसका नाव पश्चिम दिशा में चल पड़ा, उल्टा ही चला गया वो। और पहुंचा वो बहमास आइलैंड पर, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के बहमास आइलैंड पर वो पहुंचा और बोला मैंने भारत खोज लिया। वहाँ के लोगों को देखा, कह रहा अरे ये तो भारतीय जैसे दिख रहे हैं, मैंने भारत को खोज लिया। तो अब वहाँ के लोगों ने कहा भैया ये भारत नहीं है। तो जब वो पहुंचा वहाँ पर बोला अरे पागल तुम भारत नहीं गए थे, तुमने किसी और देश को ढूंढा है। कहता है अच्छा मैं तो पश्चिम दिशा में चला गया था, भारत तो पूरब दिशा में है, तो तुम उधर कहाँ चले गए थे। तो उसने बोला ठीक है भारत नहीं तो वेस्ट इंडीज को ही मैंने ढूंढ लिया। वेस्ट मीन्स पश्चिम, इंडीज मीन इंडिया जैसा, तो पश्चिमी भारत को मैंने ढूंढ लिया। ये तो पूर्वी भारत है, मैंने पश्चिमी भारत को ढूंढ लिया, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है वहां पे वेस्ट इंडीज। क्लियर। अब क्या हुआ, ये भी हार गया। दो लोग निकले, दोनों हार गए। अब बुलाता है हेनरी द नेविगेटर किसको, वास्को डी गामा को। आता है, बोलता है उससे जाओ तुम भारत की खोज करो। कहता है ठीक है जाता हूँ। वो भी अपना नाव उठाया और चल पड़ा भारत की खोज में। उसी रास्ते से वो भी चला जिस रास्ते से बार्थोलोमियो डियाज चला था। इसे भी पता था पूरब दिशा में है तो पूरब दिशा की तरफ ही चलना है। ये भी ऐसे ऐसे चला, यहाँ पे रुका, ये भी यहाँ पे रुका, नाश्ता पानी किया, आराम किया थोड़ा, और यहाँ पे नाम दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, क्या नाम दिया, केप ऑफ गुड होप। और इसके बाद पूछा होगा यहाँ से भैया भारत बताओ किस तरफ है, उसने बताया पूरब दिशा की तरफ चले जाओ। इसके बाद ये चल पड़ा ऐसे एकदम इसके तट से होते हुए टच में ही चल पड़ा। फिर ये है मेडागास्कर आइलैंड। क्लियर। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होते हुए ये चल पड़ा और सीधा फिर कूद पड़ा केरला पर। केरला, कालीकट, वहाँ पहुँचा। अच्छा चलिए अभी स्टॉप करते हैं कहानी को।
अब आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो इसी रास्ते को क्यों चुना? क्या इससे छोटा रास्ता नहीं है? ये रास्ता इतना लंबा है, यही रास्ता क्यों चुना? कोई और रास्ता नहीं है क्या? इस साल भर लग जाते थे। मीन्स 1493 में चला, सॉरी 1497 में चला था और 1498 में पहुंचता है। 17 मई 1498 में वो भारत के कालीकट पे पहुंचता है। तो यही रास्ता क्यों चुना? एक एक साल का टाइम लग जाता था। इससे छोटा रास्ता नहीं है क्या? है, रास्ता है। देखिए, वो चाहता तो यहाँ से, ये है पूरा मेडिटेरियन सी, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। वो यहाँ से चलता और चाहता तो यहाँ से वो निकल कर सीधा भारत आ जाता, लेकिन क्यों नहीं गया? यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये बंद है। पहले बंद था, अब नहीं बंद है। अब वहाँ पे स्वेज नहर के द्वारा वो मार्ग को खोल दिया गया है। जो हाल ही में अभी न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे एक शिप बहुत बुरी तरह से फंस गई है, 3-4 दिन का टाइम लगा था और फिर वो निकल गया वहाँ से। तो वो यहीं पे फंसा था, स्वेज नहर में ही। तो स्वेज नहर लगभग 18वीं शताब्दी में बना था, बहुत क्लियर नहीं है, 18वीं शताब्दी में बना था। तो उस समय, और बात हम कब की कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी की। तो उस समय यहाँ पर नहर नहीं, ये स्वेज नहर मीन्स ये स्वेज कैनाल यहाँ पे नहीं बना हुआ था। तो इसलिए इनको ये वाला रास्ता चुनना पड़ता था। वही रास्ता ही था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। समझ में आ गया? तो देखिए, अब ये पहुंचा कालीकट पे, केरला के कालीकट पर। यहाँ पे बैठा था जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। और वास्को डी गामा किसकी सहायता से पहुंचा था? तो गुजरात का यात्री था अहमद मजीदी। अहमद मजीदी सिर्फ लिख देते हैं। अहमद मजीदी की सहायता से वो 17 मई 1498 को केरला के कालीकट तट पर पहुंचा, जिसे आज कोझिकोड कहते हैं, और स्वागत किया था जमोरिन ने। अब जब वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा तो ये जो अरब देश हैं वो गुस्सा करने लगे। भाई वहाँ पे वो क्यों गया है? क्या जरूरत है उसे वहाँ जाने की? अब जब ये यहाँ आया है तो ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अब देखिए क्यों गुस्सा कर रहे हैं। पहले क्या था, भारत में बहुत ज़्यादा मसाले, पहले क्या अब भी होते हैं, मसालों का व्यापार भारत से इधर अरब देश में जाता था और अरब देश से फिर इधर यूरोप में जाता था। क्लियर? मीन्स यहाँ पे ये मीडिएटर का काम करते थे। अरब कंट्रीज जो हैं मीडिएटर का काम करते थे और फिर ये यूरोप में भेज देते थे। लेकिन 1453 से उस्मानिया सल्तनत यहाँ कुस्तुनतुनिया पर और एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। अब कुस्तुनतुनिया कहाँ है? तो ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये नहीं, ये जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा है कुस्तुनतुनिया, और इस तरफ ये जो पोर्शन है पूरा टर्की का, ये है पूरा एशिया माइनर। ये समझ में आया? तो यहाँ पर पूरा राज हो गया था उस्मानिया सल्तनत का 1453 से। अब ये कैसे व्यापार के, और इन्होंने क्या किया था, यूरोप से जो भारत में जो भी कांटेक्ट थे वो सारे कांटेक्ट को बंद कर दिया, बीच में आ गए थे ये लोग। तो इसी कारण से यूरोप को भारत की खोज करनी पड़ी। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण था, यूरोप में उस समय पुनर्जागरण फैला हुआ था। पुनर्जागरण का समय चल रहा था, मीन्स रेनेसां। अब पुनर्जागरण क्या है? वैसे इसका भी एक अलग से चैप्टर है, यूरोप में पुनर्जागरण। उसमें क्या है कि यूरोप में ईसाई धर्म को लेकर धर्म सुधार चल रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म थे। मार्टिन लूथर इसमें आगे आए थे। तो ये सारे उसमें बहुत सारे बवाल ववाल चल रहे थे। जैसे इंडिया में हुआ था हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, तो उसी तरह से ईसाई धर्म सुधार आंदोलन उस समय वहाँ पे इंग्लैंड में चल रहा था। इंग्लैंड के साथ ही साथ और भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही थी। एक तो ये था, और पुनर्जागरण के साथ ही साथ वहाँ पे लोग काफ़ी वैज्ञानिक होने लगे थे। वैज्ञानिक मीन्स होड़ मची थी चीज़ों का आविष्कार करने की, कौन सा देश क्या आविष्कार कर लेगा, अपना नाम ऊपर कर लेगा, तो ऐसी होड़ मची थी। और एक दूसरे और दूर दूर यात्रा भी कर रहे थे जमीन सतह को ढूंढने के लिए और उस पर अधिकार करने के लिए। तो इसी वजह से भारत की खोज करनी पड़ी। और तीसरा कारण मसाला व्यापार था कि मसाला जो था उनका रुक गया था,
तो और मसाले भाई अच्छे तो लगते हैं सबको, तो मसालों का व्यापार तो करना ही था, तो क्यों ना ये सीधे भारत से करें, इसको छोड़कर यहाँ से खरीदने के बजाय क्यों ना सीधे वो भारत से करें। तो एक रीज़न ये भी था। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे खोज उस समय चल रहे थे, समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी, उसी समय ऑस्ट्रेलिया भी ढूंढा गया, अमेरिका भी ढूंढा गया और न्यूजीलैंड भी ढूंढा गया। तो जैसा कि उसी समय ब्राज़ील की भी खोज हुई थी। ये जो पोर्शन है पूरा, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, उसकी खोज किया था कैब्रियल, जो पुर्तगाल का था। नेक्स्ट अमेरिका मैंने बताया, उसकी खोज कोलंबस ने किया था, जो भारत खोजने निकला था। कोलंबस स्पेन का था, ये 1492 में अमेरिका की खोज किया। फिर आते हैं भारत, 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा, ये पुर्तगाल का था। 17 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज उस समय कुक ने किया था, जो ब्रिटेन का था। और न्यूजीलैंड, ये है जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन न्यूजीलैंड, और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये है तस्मानिया, इसकी खोज किया था तस्मान ने ही, जो हॉलैंड का था उसने ये छोटा सा ये जो तस्मान है और न्यूजीलैंड को खोजा, और उसी के नाम पर यहाँ पे तस्मानिया सी भी है। क्लियर? तो समझ में आ गया उस समय कैसी होड़ मची थी एक चीज, एक से दूसरी चीज़ों को ढूंढने की। तो नेक्स्ट आते हैं अपनी कहानी पर। वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा हुआ है, जमोरिन उसका स्वागत कर रहा है और उसको ये अधिकार दे देता है कि तुम जड़ी बूटियों और मसालों का व्यापार कर सकते हो। कहाँ से? अपने देश से, पुर्तगाल से कर सकते हो तुम। क्लियर? अधिकार दे दिया। वास्को डी गामा खुशी खुशी वापस अपने हेक्टर नाव से वो चला गया, काली मिर्च लेकर। यहाँ का काली मिर्च लिया, अच्छा खासा लिया, और फिर वहाँ से वो वापस अपने देश चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ कैलकुलेशन किया कि अगर यात्रा खर्च को निकाल दिया जाए फिर भी मुनाफा 60% का होता है। अरे ये तो बहुत फायदे में है, इससे अच्छा सबसे अच्छा है कि हम भारत से ही सीधा व्यापार करें, 60% का मुनाफा हो रहा है। तो इसीलिए वो अब भारत की ओर अग्रसर हो गए। अब उनका आना जाना भारत की तरफ लग चुका था। उसने क्या किया था, जब वो गया यहाँ से तो जमोरिन को एक बड़ा सा नाव भी एक बड़ा सा शिप भी गिफ्ट किया था जमोरिन, और खुश हो गया। भाई अगर किसी से कुछ लेना है तो उसे गिफ्ट देकर खुश तो करना पड़ेगा ना, कुछ कैसे ना कैसे तो उसे खुश करेंगे ही। तो उसे बड़ा सा शिप दिया था और वो बहुत खुश हुआ था। फिर उसे काली मिर्च दिया और वो अपने देश चला गया था। ये तो कहानी मैंने बता दिया। इसके बाद आता है पेड्रो अल्वारेज केब्राल। ये 1500 में आता है, जो भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि क्या भारत की खोज पुर्तगालियों ने ही सिर्फ की थी? क्या इसके पहले भारत में कोई आया नहीं था क्या? अरे देखिए, सबसे बड़ी बात, ये नाविक थे, मीन्स समुद्री मार्ग के रास्ते भारत की खोज हुई थी। वरना अगर स्थल मार्ग से देखें तो बहुत पहले आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाएं या मेडवल हिस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पे आपको मुस्लिम्स दिखेंगे, यहूदी दिखेंगे, अफगानी दिखेंगे, बहुत सारे लोग आए हुए थे भारत में और राजपाट अपना शासन करके चले भी गए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो है ये नाविक था, मीन्स समुद्री मार्ग की खोज किया था। फिर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आता है। 1503 में कोचीन में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, कोचीन भारत में पहली फैक्ट्री बनती है। फिर 1524 में ये तीसरी बार आएगा वास्को डी गामा, और भारत में ही 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। तो खैर ये तो कहानी हो गई वास्को डी गामा की। अब ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ वास्को डी गामा ही आया होगा, और भी उसके साथ नहीं आए होंगे। तो वो वहाँ से आया था, वहाँ पर एक कंपनी बन चुकी थी, एस्तादो द इंडिया। ये एक पुर्तगाली कंपनी थी जो भारत में स्थापित होनी थी। क्लियर? अब उसका सेंटर बनना था भारत में। 1505 में पुर्तगाल से वायसराय बनकर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पहला गवर्नर मीन्स पहला वायसराय होता है भारत का। क्लियर? ये इससे सिर्फ एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि ये नीले जल या शांत जल की नीति को देता है। अच्छा अब ये क्या है? इसमें ये था भारत के जितने भी तटीय
प्रदेश हैं या राज्य हैं उन सब पर कब्जा करना है। मीन्स भारत के तटों पर अपना विस्तार करना है। क्लियर, ये था। तो जितने भी थे इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की तरफ और जो हिंद महासागर की तरफ, इन सब पे उन सब को अपना अधिकार करना था। ये सिर्फ भारत को ही नहीं देख रहे थे, वो भारत के साथ साथ इस तरफ ये जो अरब देश है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर भी इनका यहाँ पर भी अधिकार करना चाह रहे थे। जहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर है होर्मुज़, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया था। फिर यहाँ आते हैं इंडोनेशिया पर भी कुछ उनका अधिकार था, श्रीलंका पर भी इन्होंने अधिकार किया था। तो ये बहुत सारी जगह है जहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई थी, अपने सेंटर बनाए थे। तो ये हो गया अल्फांसो डी अल्मीडा की कहानी। इसके बाद और भी पुर्तगाली आते हैं और भी गवर्नर आते हैं, जिसमें दूसरा गवर्नर या कहे वायसराय बनकर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में जो वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली शक्तियों का या पुर्तगाली साम्राज्य का, तो वो है अल्बुकर्क, मीन्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो से मुझे अल्फांसो आम याद आ रहा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहाँ मलक्का स्ट्रेट पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। मलक्का स्ट्रेट जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही बिजी स्ट्रेट है, यहाँ आज भी यहीं से चीन का व्यापार चलता है। यहाँ से चीन अपना इसी स्ट्रेट के थ्रू चीन आता है और इस तरफ अपना जाता है, इधर यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ, जहाँ भी उसे जाना हो, अमेरिका की तरफ, तो जहाँ भी जाना हो वो इसी स्ट्रेट के थ्रू जाता है। और इसी स्ट्रेट को लेकर काफ़ी बवाल भी होते रहते हैं यहाँ पे, जो साउथ चाइना सी में पड़ता है, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी अगर देखें तो साउथ चाइना सी है। खैर, ये तो ज्योग्राफी की बात हो गई। वो भी उसमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी तो अपने आप लर्न हो ही जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहीं पे क्लियर हो जाते हैं, कौन से देश, कौन सी सी कहाँ पर है। तो देखिए, अब बात कर रहे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। तो ये आया पहला सेंटर स्थापित किया कोच्चिन में, केरल के कोच्चिन में पहला सेंटर बनाया। और अब ये यहाँ का अब वो भारतीयों पर अपना शासन करना चाहता था, मीन्स उन पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो उसने बड़ी अच्छी नीति अपनाई, विवाह की नीति। वो भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेता और फिर वो क्षेत्र उसका हो जाता था। और इसने एक अच्छा काम किया, सती प्रथा पर रोक लगाई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जैसा कि मैंने बताया, होर्मुज़ पर भी अपना अधिकार किया। इसके बाद मलक्का पर भी, और भारत में गोवा पर भी अधिकार कर लिया। गोवा उस समय यूसुफ शाह के अंडर में था, उससे छीन लिया और उसे अपने बस्तियों में शामिल कर लिया। फिर धीरे धीरे ऐसे और भी गवर्नर आते हैं, जिसमें एक नाम और आता है नीनो डी कुन्हा का। इसने क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। छीना किसने था, अल्बुकर्क ने, और राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने। इसके बाद इसने क्या किया, हुगली बसीन पर भी अपना अधिकार, यहाँ पर है हुगली बसीन, यहाँ पर है। हुगली मतलब आपका पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ेगा, बसीन आपका महाराष्ट्र में अधिकार कर लिया। इसके बाद दीव पर भी अधिकार कर लिया, जो दमन दीव है वहाँ पर भी। और बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी इसी के। बहादुर शाह कौन है, में वो आया था अपनी रक्षा करने के लिए पुर्तगाल के पास कि मेरी रक्षा करो, और पुर्तगालियों ने क्या किया था, उसे समुद्र में ढकेल दिया था या फिर वो खुद गिर गया था, वैसे उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बहादुर शाह कौन है, ये जब एक गुजरात का था, जब आपको मेडवल हिस्ट्री बताएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा बहादुर शाह कौन है। फिर ये तो हो गया पुर्तगालों का, धीरे धीरे कैसे वो अपना पैर पसार रहे हैं। अब पुर्तगालों ने कुछ भारत को दिया भी होगा, जैसे गोवा में उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में कहाँ बना, गोवा में। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पहला चर्च भी स्थापित किया, जिसका नाम था सेंट जोवियर चर्च, जो केरला में बना था। ये भारत में पहला चर्च है, 1510 में बना था और ये गोथिक स्थापत्य कला से बना था। अच्छा, गोथिक स्थापत्य कला क्या होता है, चर्च देखते हैं ना, वो ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में आपको दिखते हैं, थोड़ा क्या ट्रायंगल शेप में ही होते हैं।
इसे कहते हैं गोथिक स्थापत्य कला। और उसमें पहला पादरी बनकर बैठा था फ्रांसिस्को जोवियर। ये समझ में आ गया, पहले आए थे, मीन्स ये समुद्री मार्ग से सबसे पहले आने वाले थे और इंडिया से सबसे लास्ट में जाने वाले ये होंगे। ये भारत कब छोड़े थे? 1961 में। और भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। और ये गए कब? 1961 में। ये आज़ादी के बाद भी इनका अधिकार गोवा और दीव पर था। फिर सरदार पटेल ने इन पर ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगाली बस्तियों से इनसे छीन लिया और फिर भारत में उन बस्तियों का विलय कर लिया। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये समझ में आ गया आपको? इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तो ये हो गया, और भी कारण थे जिसके कारण पुर्तगालियों को भारत में पसंद नहीं किया जाता था, जैसे धार्मिक असहिष्णुता। मीन्स ये ईसाई धर्म के थे। भारत में उस समय मुस्लिम, बौद्ध, सिख, इस्लाम, हिंदू ये सारे धर्म थे, लेकिन अभी तक ईसाई धर्म नहीं आया था। और ये नया धर्म जब लेकर आए तो लोगों को कह रहे थे भाई तुम ईसाई धर्म अपनाओ, ईसाई धर्म अपनाओ। तो ये क्या था, लोगों में हीन भावना एक पैदा हो रही थी कि क्यों हम अपना धर्म परिवर्तन करें। तो इसके कारण भी लोग पसंद नहीं करते थे इन्हें। फिर इसके बाद यूरोपीय कंपनियों से इनका काफ़ी संघर्ष होता था। आगे आपको कहानी बताएंगे कि कैसे इनका यूरोपीय कंपनियों से, यहाँ पे तो एक दूसरे से संघर्ष करते ही थे, प्लस यहाँ से जब और भी कंट्रीज आएंगी, मीन्स ब्रिटेन आएगा, डच आएगा, फ्रांस से आएंगे, तो यहाँ पर भी आके वो अपना बदला निकालते थे। क्लियर? फिर इसके बाद इनका क्या था, समुद्री लूट की नीति थी। ये समुद्रों में जो नाव चलते रहते थे, शिप्स चलते थे बड़े बड़े, उनको ये लूट लिया करते थे। इसके कारण भी इनका भारत में पतन हो गया, गायब हो गए फिर। और इसके बाद स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन था? मीन्स जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर कौन था पुर्तगाल में? तो था बुस्सा, उसका नाम है बुस्सा। और कहें 1961 में जब पुर्तगाल वापस जा रहे थे अपने देश, अंतिम गवर्नर कहें तो कौन था? उस समय था मैनुअल एंटोनियो। तो इस तरह से पुर्तगालियों की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई, कैसे वो आए और कैसे वापस चले गए, कितना लंबा समय वो भारत में रहे थे। आई होप अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे पुर्तगाल भारत में आए थे और वे कैसे फिर वापस चले गए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दूसरी कौन सी कंपनी आती है, भारत पर अपना अधिकार करना चाहती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।